दिन भर, तारीख 2 मई, दिन सोमवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी का जर्मनी दौरा। पीएम का जो ऑरा है वो हम सब पे इतना भारी पड़ गया है। हम एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं उनसे। भारत माता की जय। करेंगे विश्लेषण की क्या है मोदी की इस यात्रा का मकसद। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हिटलर की रगों में यहूदी खून, इस्राइल हुआ नाराज। जमानत पर रिहा जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के खिलाफ। बहुत ही वेल प्लान्ड थे, सब सोच समझ के किया है, जिसको मैं साजिश कहता हूँ। 2500 किलोमीटर बैठे उस जिग्नेश मेवाणी को पकड़ के लाओ, तो ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा था। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का पहले मुख्य समाचार। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने ब्लैक सी यानी कि काला सागर में रूस के 2 गश्ती पोस्ट ध्वस्त कर दिए हैं। यूक्रेन के मिलिट्री चीफ ने कहा कि रूस के 2 रैप्टर क्लास बोट जमीनी द्वीप के पास डुबो दिए गए हैं। यूक्रेनी सेना ने हमले का एक ड्रोन फुटेज भी जारी किया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इस वीडियो में मिसाइलें 2 पोतों को निशाना बनाते हुए नजर आ रही हैं। ये पोत गश्ती करते दिख रहे थे। हालांकि यूक्रेन के इस दावे पर रूस ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका की जो बाइडेन सरकार से सवाल पूछा है। इमरान खान ने ट्वीट करके ये सवाल पूछा कि 22 करोड़ लोगों के देश में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को हटाने और एक कठपुतली पीएम लाने के लिए साजिश में शामिल होकर क्या आप ये सोचते हैं कि आपने पाकिस्तान में अमेरिका विरोधी भावना को कम किया है या बढ़ाया है। पिछले महीने पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिर गई थी और शहबाज शरीफ के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनी थी। जब से विपक्षी गठबंधन ने इमरान खान की सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, उसी समय से इमरान खान ने विदेशी साजिश का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 3 मई को सार्वजनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ न करने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके अपील की कि ईद के दौरान वो ऐसा न करे ताकि इस मौके पर कोई सामाजिक तनाव न हो। राज ठाकरे ने ट्वीट में लिखा कि कल ईद है। कल मैंने औरंगाबाद की रैली में उनसे बात की थी। मुस्लिम समाज का यह त्योहार खुशी से मनाया जाना चाहिए, पहले तय हुआ था। उसी तरह से अब आप अक्षय तृतीया के दिन कहीं भी आरती मत करें। हमें किसी के त्योहार में बाधा नहीं डालनी है। लाउड स्पीकर का विषय धार्मिक नहीं सामाजिक है। उसके बारे में आगे क्या करना है ये वो बाद में बताएंगे। सीबीआई ने हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। चौकसी और उनकी कंपनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। चौकसी के खिलाफ कथित तौर पर 22 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक असिस्टेंट जनरल मैनेजर ने मेहुल चौकसी और उनकी कंपनी गीतांजलि जेम्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चौकसी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 468 धोखाधड़ी के मकसद से जालसाजी और धारा 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने दिल्ली के शाहीन बाग से मिले ड्रग्स के मामले में एक और अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस तरह इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एनसीबी का दावा है कि ताज़ा गिरफ्तारी का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है। बीते दिनों से चर्चा में रहे सियासी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी भविष्य की योजनाओं को लेकर एक ट्वीट करते हुए कहा है कि अब जनता के पास जाने का समय आ गया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा, लोकतंत्र में सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने के लिए मेरा 10 साल का सफर रोलर कोस्टर की सवारी की तरह रहा है। मैं अब इस सफर का पन्ना बदल रहा हूं। अब वक्त है रियल मास्टर्स यानी जनता के पास जाने, मुद्दों और जन सुराज लोगों के सुशासन के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने का। शुरुआत बिहार से। और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी तरुण कपूर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण कपूर हिमाचल प्रदेश काडर के हैं और वो पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। और अब आज का दिन भर कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों के दौरे पर हैं और वो जर्मनी पहुंच चुके हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ
शॉल्स से उनकी मुलाकात हुई है और इस दरमियान कई समझौतों पर बात हुई है। सबसे पहले वो आवाजें सुनते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी के जर्मनी पहुंचने पर हुई। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और पीएम का जो ऑरा है वो हम सब पे इतना इतना भारी पड़ गया है। हम एक्चुअली बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं उनसे। बहुत खुशी हुई। कोविड की वजह से हम 2 साल इंडिया नहीं जा पाए और हमारी बहुत तमन्ना थी मोदी जी को देखने की, और वो खुद ही यहाँ आए और हमें उनके दर्शन करने को मिले। हमें बड़ी खुशी हुई। ये बहुत ही एक कभी न भूलने वाला ऐसा एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार ही मोदी को पर्सनली देखा है। मोदी जी ने शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी प्रशंसा की और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जर्मनी के चांसलर बनने के बाद ओल्फ शॉल्स की पीएम मोदी से ये पहली मुलाकात है। साथ ही रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला विदेशी दौरा है। जर्मनी में इस समय 4 बज रहे हैं। सीधे कार्यक्रम में शामिल करते हैं जर्मनी से वरिष्ठ पत्रकार राम यादव जी को। इस समय कई समझौतों की बात हो रही थी और समझौते हो चुके हैं। वो बड़े समझौते कौन से हैं जो कि भारत और जर्मनी के बीच हुए हैं? ये बताना मेरे लिए अभी मुश्किल है, क्योंकि अभी मोदी जी मुश्किल से 3-3.5 घंटे पहले पहुंचे हैं और मैंने अभी तक ये नहीं सुना है कि इस बीच किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और किन समझौतों पर होने वाले हैं ये भी अभी तक मैं जर्मन मीडिया से कम नहीं जान पाया हूँ। अधिकतर बात यही है कि भारत में ये जो ग्रीन एनर्जी वगैरह की बातें चल रही हैं उन पर समझौते होने की संभावना ज्यादा है और दूसरी तरफ जर्मनी का प्रयास होगा कि भारत रूस की जो कार्रवाई हो रही है यूक्रेन में उस मामले में पश्चिमी देशों का समर्थन करे। तो फिलहाल तो यही है। मतलब और भी कुछ चीजें आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी ये बताइए राम यादव जी कि इस प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री मोदी का जर्मनी दौरा क्या कहता है? मतलब मकसद क्या है इसका? देखिए, इसका मकसद तो अभी देखना पड़ेगा, लेकिन ये एक परंपरा है। ये हर 2 साल पर भारत और जर्मनी के बीच एक अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय वार्ताएं होती हैं। तो ये इस तरह की 6ठी सरकारी वार्ता है जो असल में पिछले साल ही होनी चाहिए थी, लेकिन भारत में कोविड संकट के कारण और जर्मनी में भी उसको स्थगित करना पड़ा, तो वो अब जाकर हो रही है। और इस बीच में क्योंकि अब यूक्रेन और रूस का प्रश्न भी उसमें शामिल हो गया है, तो संभावना यही है कि जर्मनी का काफी जोर इस पर होगा कि भारत उस मामले में रूस की खुलकर आलोचना करे, क्योंकि जर्मनी और जितने भी पश्चिमी देश हैं वो यही कर रहे हैं और उनको मानना है कि जो भी देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है और भारत क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने आप को कहता है, तो भारत को लोकतांत्रिक होने के नाते अनिवार्य रूप से इन देशों के साथ होना चाहिए। ये जो यूक्रेन का संकट है और रूस के साथ जो भारत की मित्रता है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा है कितना मायने रखता है? ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि भारत पर हर तरफ से दबाव डालने की कोशिश हो रही है। इसके पहले अमेरिका की तरफ से दबाव डालने की कोशिश हुई थी, बल्कि अमेरिका ने जर्मनी पर भी काफी दबाव डाला, क्योंकि चांसलर शोल्स जो हैं ये शुरू में यूक्रेन को भारी किस्म के हथियार नहीं देना चाहते थे, भारी किस्म के टैंक वगैरह नहीं देना चाहते थे, पर अमेरिकी दबाव में आकर इनको ये मानना पड़ा है और ये जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को 50 बहुत ही एडवांस किस्म के टैंक वगैरह दे रहे हैं। तो अमेरिका किसी हद तक जर्मनी के माध्यम से भारत पर यह दबाव डालना चाहेगा कि भारत भी कुछ न कुछ करे, जिससे ये पता चले कि भारत इन लोकतांत्रिक देशों के साथ है। इनको सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि भारत एक ऐसे मौके पर रूस की खुलकर आलोचना नहीं कर रहा है, जबकि बाकी दुनिया एक तरह से रूस के विरुद्ध है। पर ये लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते कि जब अतीत में हमें इनके समर्थन की जरूरत पड़ी थी तो इन्होंने हमारा कभी समर्थन नहीं किया।
चाहे वो कश्मीर का प्रश्न रहा हो, चाहे वो चीन से सीमा विवाद रहा हो, चाहे बांग्लादेश का जन्म रहा हो, चाहे गोवा का भारत में विलय रहा हो, बल्कि इन देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत के विरुद्ध वोट दिए और हमेशा रूस ने अपने वीटो के द्वारा कम से कम 100 बार कोई विश्वास नहीं करेगा, 100 बार अपने वीटो के द्वारा भारत की रक्षा की है। तो भारत के हम सभी जानते हैं कि रूस इस समय गलती कर रहा है, लेकिन रूस का हमारे ऊपर उपकार इतना अधिक है कि हम उसकी आलोचना कर नहीं सकते और ये भारत की नीति, भारत की विदेश नीति ही ऐसी है जिसमें भारत जिस तरह की भूमिका निभा रहा है उसमें तटस्थता का रोल देख रहे हैं। जी राम यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब दोनों देशों के बीच कहानी आगे बढ़ेगी, यानी कि समझौते होंगे, उसके बारे में हम आपको और जानकारी देंगे। तब तक वो ये सारी जानकारी आपको bbchindi.com के पन्ने से मिलती रहेगी। इसराइल ने रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव के इस बयान पर कड़ी नाराजगी जताई है कि नाजियों के नेता हिटलर की रगों में यहूदियों का खून बहता था। इसराइल ने साथ ही रूस से अपने विदेश मंत्री के बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। इसराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि सरगई लावरोव की टिप्पणी पर कड़ी फटकार के लिए रूस के राजदूत को तलब किया जाएगा। सरगई लावरोव ने रविवार को इटली के टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में विवादास्पद टिप्पणी की थी। पूरा ब्यौरा सुनिए नवीन नेगी से। रेटे 4 चैनल के साथ बातचीत में सरगेई लावरोव से पूछा गया था कि रूस किस तरह से ये दावा कर सकता है कि यूक्रेन को यहूदियों के प्रभाव से मुक्त किए जाने की जरूरत है, जबकि उसके राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खुद एक यहूदी हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इतालवी दुभाषिए की मदद से सरगेई लावरोव ने इस सवाल के जवाब में कहा, जब वे कहते हैं कि अगर हम यहूदी हैं तो ये किस तरह का नाजीकरण है। मुझे लगता है कि हिटलर भी यहूदी मूल के थे, तो इस दलील का कोई मतलब नहीं है। लंबे समय से हम ये सुनते आए हैं कि समझदार यहूदी लोग ये कहते हैं कि यहूदियों के सबसे बड़े विरोधी यहूदी खुद ही हैं। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इतालवी न्यूज आउटलेट मीडिया सेट को रविवार को दिए गए इंटरव्यू में लावरोव ने दावा किया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ऐसी दलील दे रहे हैं कि अगर वो खुद यहूदी हैं तब वहां किस तरह का नाजीवाद आ सकता है। रूसी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर लावरोव के इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट पोस्ट किया गया है, जिसमें उनके हवाले से लिखा गया है, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन हिटलर की रगों में भी यहूदियों का खून था। सरगेई लावरोव के इसी बयान पर इसराइल ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसराइल ने रूस से कहा है कि वह सरगेई लावरोव के इस बयान के लिए माफी मांगे। इसराइल के विदेश मंत्री याइर लैपिड ने कहा है कि सरगेई लावरोव की टिप्पणी पर कड़ी फटकार के लिए रूस के राजदूत को तलब किया जाएगा। 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से इसराइल की ये कोशिश रही है कि वो दोनों पक्षों के बीच नाजुक संतुलन बनाकर रखे, लेकिन सरगेई लावरोव की टिप्पणी के बाद इसराइल में नाराजगी का माहौल है। लैपिड ने वाईनेट न्यूज वेबसाइट से बातचीत में इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक अपमानजनक, अक्षम्य, ऐतिहासिक गलती है और हमें उम्मीद है कि वे इसके लिए माफी मांगेंगे। याइर लैपिड ने साथ ही कहा है कि यहूदियों ने होलोकॉस्ट में खुद अपनी जान नहीं ली थी। यहूदियों के खिलाफ नस्लवाद का सबसे खराब स्तर ये है कि उन पर खुद ही यहूदियों के विरोध का इल्जाम लगा दिया जाए। होलोकॉस्ट में मारे गए 60 लाख यहूदियों की याद में बनाए गए इस्राएली मेमोरियल याड वैशम के चेयरमैन डानी डेयान ने सरगेई लावरोव के बयान को नाजियों के हाथों मारे गए लोगों का अपमान करार दिया है। इसराइल के कान रेडियो से बातचीत में डानी डेयन ने कहा कि सरगेई लावरोव यहूदियों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैला रहे हैं, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सरगेई लावरोव के बयान की निंदा की जानी चाहिए। इसी मार्च के आखिर में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस्राएली संसद में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन का साथ देकर इस्राएल से विकल्प चुनने की अपील की थी। यूक्रेन ने इस्राएल से हथियार भी मांगे थे। इस्राएली अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के राहत कर्मियों को हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट भेजे गए थे, लेकिन हाल के समय में कोई हथियार नहीं दिए गए। रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि हिटलर की रगों में यहूदी खून और इस पर इसराइल नाराज हुआ।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को वैक्सीन लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि वो इस बात से संतुष्ट है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और मनमाना नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार नीति बना सकती है, जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लागू की जा सकती हैं। अदालत ने यह भी कहा कि कुछ राज्य सरकारों की ओर से लगाई गई शर्त सार्वजनिक स्थानों पर वैक्सीन न लेने वाले लोगों को प्रतिबंधित करने का कदम ठीक नहीं है और इसे वापस लेना चाहिए। अदालत में आज क्या कुछ हुआ, उसने क्या टिप्पणी की, पूरा ब्यौरा सुनिए हमारे सहयोगी सुचित्र मोहंती से। सुप्रीम कोर्ट में अपने अहम फैसले में आज ये कहा है कि किसी को वैक्सीन लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डाटा सार्वजनिक किया जाए। केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को तर्कसंगत है, इसमें कोई गलत नहीं है। व्यापक जनहित लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार तर्कसंगत बाध्यकारी नियम बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकारों ने ये साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं रखा है कि टीकाकरण नहीं करवाने वाला व्यक्ति टीका लगाने वाले व्यक्ति तुलना से लोगों के बीच वायरस फैलाता है, किस वजह से उन्हें सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोका जाना चाहिए। ऐसे में हमारा सुझाव है कि कोविड टीका न लगवाने वाले लोगों की सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल से रोकने के लिए आदेश जारी राज्य सरकार कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक जनहित याचिका के ऊपर आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये जनहित याचिका डॉक्टर जैकब ओलियल ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। ये सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से सुनवाई करने के बाद इसको फैसला सुरक्षित रखा था और फैसला सुरक्षित रखने बाद आज ये फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को टीकाकरण के दुष्परिणामों को प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कहा कि मौजूदा कोविड वैक्सीन नीति अनुचित या मनमानी नहीं है। किसी वैज्ञानिक या विशेषज्ञ राय का दूसरा अनुमान नहीं बनाया जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। केंद्र सरकार की वैक्सीन पॉलिसी सही है और अपने आदेश में कहा है कि वैक्सीन के लिए किसी को दबाव भी नहीं डाला जा सकता है। क्लिनिकल ट्रायल का डाटा सरकार को जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा बच्चों को टीका लगाने का नियम जागरूक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होना भी चाहिए। जैकब ओलियल के लॉयर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि ये क्लिनिकल जो ट्रायल है और जो डेटा है और जो वैक्सीन है इनको आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं और ये डिसीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। किसी को जबरदस्ती आप टीका अगर लगाएंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी ने जमानत मिलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के खिलाफ है। ये एक ऐसी साजिश है जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय में रची गई। गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवाड़ी को प्रधानमंत्री से जुड़े एक ट्वीट के बारे में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्हें महिला पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उन्हें इस मामले में भी जमानत मिल गई है। जिग्नेश मेवाड़ी से बात की बीबीसी संवाददाता विनीत खरे ने। हमारे साथ जिग्नेश शामिल हैं बीबीसी स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया जिग्नेश। थैंक यू। थोड़ा बताएं कि 19 की रात को आप बता रहे थे पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, थोड़ा टर्न ऑफ इवेंट्स क्या एग्जैक्टली हुआ, किन हालात में आपको गिरफ्तार किया गया, थोड़ा बताएं हमें। सो बेसिकली मैं अहमदाबाद से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी गया था। वहाँ कुछ मुझे शादी का फंक्शन अटेंड करना था। वहाँ कुछ लोगों को मिला, खाना वाना खाया, एक छोटा सा ग्रुप मीटिंग किया। फिर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में जो पालनपुर टाउन है वहाँ पर सर्किट हाउस में मैं रुकता हूँ, तो मैं वहाँ पर था और वहाँ अचानक ये असम पुलिस के लोग आए और बोला कि आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो मैं बोला कौन से मामले में, आप कहाँ से हो? तो बोला कि असम पुलिस से है और मैं एडिशनल एसपी हूँ, मेरी पूरी ये टीम है, आपको गिरफ्तार करने के लिए। कितने बजे की बात? ये करीब 11:15 बजे की बात है, 11:30 11:15 बजे 19 तारीख को रात को। इंटरेस्टिंग बात है कि 19 को ही एफआईआर हुआ था। 2500 किलोमीटर की दूरी, सारा कोकराझार जिले का काम छोड़कर खुद एडिशनल एसपी विथ सच सेंस ऑफ अर्जेंसी, सच डेस्परेशन नॉर्थ गुजरात तक आ गए। मीनिंग बहुत ही वेल प्लान्ड थे, मीनिंग सब सोच समझ के किया है, जिसको मैं साजिश कहता हूं। और जब गिरफ्तारी हुई तो मैं बोला ठीक है, आई एम कमिंग विथ यू, आई विल कोऑपरेट। एफआईआर को कॉपी दिखाई, एफआईआर में क्या है, कौन सी सेक्शन लगी है, मेरे परिवार से बात करने दीजिए, मेरे लॉयर से बात करने दीजिए, ये मेरा लीगल राइट है, कुछ नहीं। वहां से सीधा मुझे अहमदाबाद एयरपोर्ट ले गए, तब तक भी एफआईआर का कॉपी नहीं। टीम के लोगों को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हल्ला करना पड़ा। पीसीसी के प्रेसिडेंट हमारे गुजरात के जगदीश ठाकुर आ गए, मेरे दूसरे लॉयर की टीम आ गई, तब जाकर बताया कि आपके ऊपर ये एफआईआर हुआ है, ये कॉपी है, ये धाराएं लगी है। वहां से सीधा मुझे बेंगलोर से गुवाहाटी लेके गए और 14 दिन का रिमांड मांगा। कितने बजे गुवाहाटी पहुंचे आप? दोपहर को पहुंचा, करीब 11-12 बजे। कनेक्टिंग फ्लाइट थे अहमदाबाद टू बेंगलोर एंड बेंगलोर टू गुवाहाटी। और फिर 14 दिन का रिमांड मांगा, उसमें से 3 दिन का रिमांड मिला।
लेकिन जिस प्रकार का एक डेस्परेशन मैंने उनके अंदर देखा कि मानो इस पृथ्वी पर आसाम पुलिस के पास और कोई काम ही नहीं है, 2500 किलोमीटर बैठे उस जिग्नेश मेवाणी को पकड़ के लाओ, तो ये ऐसे ही तो नहीं हो रहा था। क्या वजह आसाम मानते हैं पुलिस को, आसाम की सरकार को मैं नहीं मानता हूं गुजरात के किसी एमएलए को गिरफ्तार करके अपने ज्यूरिसडिक्शन में, अपने क्षेत्र में हल्ला करवाने का मन करे, ये तो पॉलिटिकली कोई वाइज चीज नहीं है। तो क्यों किया, किसके कहने पे किया? तो मेरा ये मानना है कि जो मैंने ट्वीट किया था मोदी जी के खिलाफ, उसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा ने पीएमओ से सूचना दिलवाया है, पीएमओ से इंस्ट्रक्शन गए हैं कि इसको गिरफ्तार करो, इसको मजा चखाना है, इसकी बोलती बंद करनी है, इसको गिरफ्तार करना है, इसको हैरेस करना है, ताकि बाकी के लोगों में भी मैसेज जाए कि मोदी जी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कोई बोल नहीं पाएगा, बोलेगा तो भुगतेगा। ये मैसेज देना चाहते थे। ये जो आप पीएमओ को लेकर आ रहे हैं, मोदी जी को लेकर आ रहे हैं, ये मतलब किस आधार पर? क्योंकि स्पेकुलेटिव भी हो सकता है ना ये ट्वीट उन्हीं के बारे में मैंने किया था। हाँ, स्थानीय लोग, स्थानीय अधिकारी, क्योंकि एक बीजेपी लीडर ने क्यों मन करेगा आपके खिलाफ क्यों मन करेगा? ये कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो है नहीं। मैंने आपको यदि आपके बारे में ट्वीट किया, आप आहत हुए, आपको लगा कि डिफेमेटरी है, तो कंप्लेनेंट तो आप बन सकते हैं, आपका कैमरामैन नहीं बन सकता, आपका सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन सकता। हो सकता है कि आपके ट्वीट पर और भी लोग आहत हों। मैं प्रधानमंत्री शांति और अमन की तो नहीं हूं ना। शांति और अमन की अपील में किया। प्रधानमंत्री की काफी फॉलोइंग है, बहुत तो मेरी भी बहुत फॉलोइंग है, तो उनसे जुड़े लोग आहत हुए हैं, उसके आधार पर उन्होंने तो आहत होना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है ना। नहीं, आप मैं क्रिमिनल ऑफेंस मतलब मैं उनकी सुनिए सुनिए, मैं समझाता हूं। एफआईआर करने के लिए जो कारण मौजूद होने चाहिए मेरी ट्वीट में, वो तो है ही नहीं, तो एफआईआर किस बात का? मैं अभी इस शो में आपको कह रहा हूं कि आपके आराध्य देव एक्स है, आपका बीबीसी का स्टाफ आहत हो गया, तो एफआईआर मुझ पर होगा? कैसे होगा? आई एम ऑल्सो लॉयर, आई नो इट, लेकिन मजा चखाना है, दैट वाज द इंटेंशन। आप 8-9 दिन जेल में रहे, वहां पर आपको बेल मिल गई, उसके बाद से दोबारा आपको रीअरेस्ट कर लिया गया। और दूसरा जो केस, दूसरा फर्जी महिला को आगे किया। 35-40 आसाम पुलिस के लोग, 5-6 गाड़ियां, राइफल लेकर बैठे हुए पुलिसकर्मी, एडिशनल एसपी, पुलिस इंस्पेक्टर, पीएसआई, इतने कांस्टेबल, रिजर्व पुलिस फोर्स के लोग, इन सब के बीच में किसी पुलिसकर्मी को मैं असुल्ट करूंगा? एग्जैक्टली। तो आपका वर्जन क्या है? एग्जैक्टली क्या हुआ? ये कंप्लीटली फ्रिवलस है, ऐसा कोई चीज ही हुआ नहीं है। जिस मोहतरमा ने मेरे खिलाफ कंप्लेन किया है, उसके साथ मेरा हाई भी नहीं हुआ है, और अभी मुझे जिस बेल ऑर्डर के तहत मुझे जमानत पे रिहा किया गया, वो बेल ऑर्डर में सब कुछ लिखा हुआ है। इतना जबरदस्त रिमार्क्स किया है कि एक प्रकार से उस बेल ऑर्डर को पढ़े तो उस बेल ऑर्डर से ही पता चल जाता है कि आसाम पुलिस का किसी के कहने पर किया गया एक प्रकार का कॉन्स्पिरेसी है। कोर्ट ने बोल दिया एफआईआर इज नॉट मेंटेनेबल इन लॉ, ये तो टिक ही नहीं सकता। एफआईआर ने, कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये फ्रिवलस एफआईआर है, फर्जीवाड़ा हुआ है, तो मेरे खिलाफ ये क्यों हो रहा है? जिग्नेश मेवाड़ी से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। भारत में जैसे जैसे गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, वैसे वैसे बिजली संकट भी गहरा रहा है। गर्मी के चलते इन दिनों आजकल बिजली की खपत काफी बढ़ी हुई है। भारत में बिजली संकट का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि बिजली संकट, नौकरी संकट, किसान संकट, महंगाई संकट, ये सारी चीजें हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन एक केस स्टडी है। दिल्ली सरकार ने तो कोयले की कमी का दावा किया था, हालांकि एनटीपीसी ने इस दावे को खारिज कर दिया। लेकिन फिलहाल बात यह है कि बिजली का संकट है और कोयले की उपलब्धता पर सवाल है। कोयले की उपलब्धता को लेकर कितनी संकट की स्थिति है, हमारे साथी अंजुम शर्मा ने बात की निवित यादव से, जो कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं और ऊर्जा संबंधी विषयों के जानकार हैं। निवित साहब, ये बताइए कि 16 राज्यों में रिपोर्ट आई है कि 2 से 10 घंटों की बिजली कटौती हो रही है और कोयला इसका सबसे बड़ा कारण है। कोयले की शॉर्टेज हो रही है। ये शॉर्टेज हमको पता नहीं था या अचानक से हो गई? एक आपको बैकग्राउंड देना चाहते हैं। कुछ दिन पहले पूरे हिंदुस्तान को हीट वेव्स की खबरें आ रही थी। हीट वेव्स कुछ नहीं, बस बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज टेम्परेचर राइज हो रहा है। हम लोग ने कितने गर्म दिन अप्रैल में देखे, तो क्वेश्चन है क्या हम इसके लिए प्रिपेयर थे? आंसर है नहीं। दूसरा है हमारा रशिया यूक्रेन वॉर, जिसके कारण जो थर्मल पावर प्लांट कोस्टल एरिया में थे, पहले वो 5,000-6,000 टन पे कोयला मिल रहा था, अब उनको 20,000 पे मिल रहा है। तो उन्होंने इम्पोर्टेड कोल बंद करके इंडियन कोल यूज करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आपका आ रहा है
पुअर इन्वेंट्री। थर्मल पावर प्लांट को 21 से 26 दिन की इन्वेंट्री करनी चाहिए थी, लेकिन वो लोग 1-2 दिन, 1 हफ्ते की भी इन्वेंट्री नहीं करते हैं। जो कोल रैक्स हैं वो सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। कोस्टल प्लांट में जो थर्मल पावर प्लांट है उतनी दूर कोल रैक्स जा रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो उतना ही टाइम उनको वापस आने में लग रहा है। इसलिए जो इन्वेंट्री पहले ये 6 से 7 दिन की रखते थे, अब वो घट के 1 से 2 दिन आ गया। रीजन बड़ा सिंपल है, पावर डिमांड बढ़ गया है, जनरेशन बढ़ गया है, उसको मीट करने के लिए ज्यादा कोयला चल रहा है, इसलिए इनकी इन्वेंट्री भी कम होती जा रही है। अचानक कोल की डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ, लॉजिस्टिकल इशू। एक रफ डेटा हमारे पास आया है कि इस समय प्रेजेंटली हमें 465 रैक्स पर डे चाहिए, लेकिन सिर्फ 410 अवेलेबल है, तो कोल कहाँ से सप्लाई होगा। लेकिन अब फिलहाल तत्काल निजात कैसे मिलेगी इससे? नहीं, ये तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल आपने पूछा है। कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। जो हमारे हाई गजलिंग इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं, कुछ ऑफिसेज हैं, मे बी वी कैन अगेन गो बैक टू वर्क फ्रॉम होम फॉर सम टाइम। कुछ इंडस्ट्री को फॉर टाइम बीइंग 1 या 2 दिन बंद करना पड़ेगा। कुछ ऐसे टफ मेजर्स हैं। 2020 में हमारा पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 110 बिलियन यूनिट था। 2021 में ये 120 बिलियन यूनिट हो गया। 2022 में ये 1130 बिलियन यूनिट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज और एडेप्टेशन के लिए हम लोग को तैयार होना है। कैसे हम रहते हैं, कैसे हम अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, कैसे हम ट्रैवल करते हैं, जिस तरह हम जीते आए हैं बचपन से अब तक, अब उस तरीके से हम आने वाले 10-20 साल में नहीं रहेंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी का क्या? लगातार प्रधानमंत्री से लेकर और दुनिया का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे, क्या हम बढ़ रहे हैं उस ओर? देखिए, इस साल का तो फिगर आ गया है कि हम लोग शायद मीट नहीं करेंगे, 22 से 30% कुछ फिगर है, लेकिन इस तरह की जो प्रॉब्लम हर 6 महीने पे आ रही है, एक हमें सिग्नल दे रहा है वर्स्ट के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर उस वर्स्ट का हमें सामना अच्छे तरीके से करना है, ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि रिन्यूएबल का जो हमने 500 गीगावाट का टारगेट 2030 तक फिक्स रखा है, 2030 को हमें 2026, 27, 28 करने की जरूरत है। हमारी डिपेंडेंसी कोल से कम करने का टाइम आ गया है। ये एक लोगों का मूवमेंट होना है, जिसमें लोगों के साथ हमें इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व करना है। ये खाली सरकार अकेले नहीं कर सकती। निवित यादव बता रहे थे कि एनर्जी संकट क्यों है और इसकी मतलब इस पर हम क्या कर सकते हैं। बात कार्यक्रम में करेंगे खेल की दुनिया की। इस समय एक खेलो इंडिया का एक आयोजन चल रहा है जिसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलने वाले खिलाड़ियों का चयन किया जा रहा है इंटरनेशनल खेलों के लिए। कार्यक्रम में शामिल करते हैं आदेश गुप्त को, जो कि इस समय बैंगलोर में मौजूद हैं। आदेश, पहले तो हमें ये बताइए कि कैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन है और कैसे उनका चयन किया गया है। जी देखिए मोहनलाल जी, आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 190 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी शामिल हैं और इनकी संख्या लगभग 5000 है। और बहुत सी यूनिवर्सिटीज ने बहुत ही दमदार प्रदर्शन किया है। निशानेबाजी में बहुत अच्छे शूटर निकलकर सामने आए हैं। आज अनीश भानवाला, जिनके खाते में 10 से ज्यादा पदक हैं, उन्हें बहुत ही कड़ी चुनौती मिली और अनीश भानवाला ने दिल्ली में आयोजित हुए ISS वर्ल्ड कप में भी पदक जीता था, लेकिन एक अनजान से खिलाड़ी ने आज उन्हें 25 मीटर पिस्टल रैपिड फायर में हरा दिया। तो ये बताता है कि यूनिवर्सिटी में जो सुविधाएं हैं अब उनका स्तर काफी बढ़ गया है। और यहाँ जैन यूनिवर्सिटी, जो कि मेजबान भी है खेलों की, 17 से ज्यादा गोल्ड मेडल उसने जीते हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है पंजाब की, उनके खिलाड़ियों ने 13 पदक जीते हैं, वो भी स्वर्ण पदक। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, उसके खिलाड़ी भी 12 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और इस बार लगभग 19 खेल यहाँ पर शामिल थे और मोहनलाल जी, योगा और मलखम्ब जैसे खेल को यहाँ पहली बार शामिल किया गया है। और बाकी तो जाने पहचाने खेल हैं, निशानेबाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, तलवारबाजी, जूडो, तैराकी, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी। तो बहुत ही युवा खिलाड़ी। एक चीज बताइए कि ये यूनिवर्सिटी स्तर के जो खेल हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट हैं देश के खेल ढांचे के लिए? जी देखिए, मनु भाकर और सौरभ चौधरी जैसे खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रहे हैं और ओलंपिक्स में भी शामिल थे, वो इन्हीं खेलों के माध्यम से निकले हैं, क्योंकि दूसरी बार इनका आयोजन किया जा रहा है। और मोहनलाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो खिलाड़ी यहाँ पर मेडल जीतेंगे वो इसी साल चीन में होने वाले वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होंगे, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और यहाँ से फिर युवा खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए
तैयार होंगे। इसलिए इन खेलों का महत्व बहुत ज्यादा है। मतलब कुल मिलाकर ये देखा जाए कि ये एक ऐसी तैयारी का मंच है जो कि आपके भविष्य के खिलाड़ियों को पैदा करता है। आदेश कुमार गुप्त, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। दिन भर का ये अंक यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आज इस प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। आपको बताना जरूरी है कि दिन भर का ये अंक पॉडकास्ट के रूप में उपलब्ध है। अपनी सुविधा के हिसाब से आप इसे सुन सकते हैं। मोहनलाल शर्मा को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।